नमस्कार। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय के सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.4 मेगाहर्ट्ज जागरा की आवाज पर मैं पूजा आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज एक खास प्रोग्राम हम आपके लिए एक बार फिर लेकर आए हैं। जी हाँ, अब हम बात करने वाले हैं अपने किसान भाइयों से बहुत शानदार तरीके से। एक साल के लिए हमारा यारा फर्टिलाइजर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के साथ एक अनुबंध हुआ है और हम आपको अब लगातार फर्टिलाइजर्स और साथ ही साथ एग्रीकल्चर यानी कि कृषि के ऊपर जानकारियां देंगे। और आपको सही और सटीक जानकारी देने के लिए हमारे स्टूडियो में मौजूद होंगे बहुत सारे एक्सपर्ट्स, बहुत सारे विशेषज्ञ, और जल्द ही आप भी हमसे जुड़ेंगे। लेकिन क्या है ये प्रोग्राम, किस तरीके से काम करेगा और आज हमारे स्टूडियो में कौन है खास मेहमान, ये आपसे हम जरूर बात करते हैं। आपको मैं जल्द ही उनसे रूबरू कराती हूँ। लेकिन आपको ये बता दूं कि मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स साथ ही साथ यारा फर्टिलाइजर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के सौजन्य से हम ये कार्यक्रम आप तक पहुंचा रहे हैं। तो आज हम अपने स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत करना चाहते हैं डॉक्टर राजीव मिश्रा जी का। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, धन्यवाद पूजा जी, मुझे आज के इस कार्यक्रम में आमंत्रित करने के लिए। आप हैं एग्रोनॉमी हेड यारा इंडिया प्राइवेट लिमिटेड से। सर, पहला एपिसोड है और आप ही एकदम इसको इनॉग्रल कर रहे हैं। सर, कैसा लग रहा है आपको? मुझे वाकई बहुत अच्छा लग रहा है कि क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है जिसकी हम लोग यारा में भी हम महसूस कर रहे थे कि शायद हम जिस तरीके से फार्मर के करीब जाना चाह रहे हैं और उनको इन्फॉर्मेशन देना चाह रहे हैं, उसमें अभी भी हमें कुछ और साथियों को जोड़ने की जरूरत है ताकि हम और करीब जा सके और ज्यादा से ज्यादा किसान भाइयों के साथ हम अपनी जानकारी साझा कर सके। बिल्कुल। और आजकल के किसान जहां बुजुर्ग हैं वहीं युवा भी हैं और हर तरह की खेती करते हैं और उन्हें सही और सटीक जानकारी नहीं मिल पाती। इसके बारे में आज के प्रोग्राम में होंगी बहुत ढेर सारी बातें। लेकिन सबसे पहला सवाल डॉक्टर राजीव मिश्रा जी, मैं आपसे करना चाहती हूँ कि ये प्रोजेक्ट क्या है, ये पूरा जो अनुबंध है, ये जो हम कार्यक्रम अब 180 एपिसोड्स की सीरीज हम चलाएंगे, लगभग एक साल आपके साथ जुड़कर हम काम करेंगे, ये क्या है? पूजा जी, ये जो जिस कार्यक्रम का आज हमने शुभारंभ किया है, ये मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स के डायरेक्शन, दिशा निर्देश के अनुसार हम जो हमारा आगरा की आवाज आपका 90.4 FM चैनल है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी से संचालित होता है, इसके माध्यम से 180 एक्सपर्ट सेशंस करेंगे। और इन 180 प्रोग्राम में जो एक अगले आने वाले पूरे साल भर होंगे, मतलब लगभग हर दूसरे दिन कुछ न कुछ किसानों के लिए कुछ जानकारी साझा की जाएंगी। इस कार्यक्रम के अंतर्गत हम कुछ एक्सपर्ट्स सेशन करेंगे जिसमें हम कुछ एक्सपर्ट्स को बुलाएंगे और उन एक्सपर्ट को ये चुनने के लिए कि किस एक्सपर्ट को बुलाना है, हम अपने जो हमारे हमसे जुड़े हुए किसान भाई हैं, हम उनसे भी उनकी जानकारी लेंगे, उनकी जरूरत को समझेंगे ताकि हम उनकी जरूरत के मुताबिक एक्सपर्ट को इन सेशन में बुला सकें, उन्हीं विषयों को हम आगे उन्हीं विषयों को ले सकें जो किसान के लिए उस वक्त के हिसाब से जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल। साथ ही हम कुछ हमारे जो किसान भाई हैं, अनुभवी किसान भाई, उनको भी अपने इन कार्यक्रम में सम्मिलित करेंगे और उनसे भी उनकी जो जानकारियां, उनके तजुर्बे हैं और वो क्या समस्याएं महसूस कर रहे हैं और किस तरीके से उन्हें लगता है कि वो हम लोगों के साथ या हमारे वैज्ञानिकों के साथ साझेदारी करके बाकी किसानों के लिए या जो हमारा फार्मिंग कम्युनिटी है उसके लिए क्या बेहतर सुझाव दे सकते हैं, वो जानने की कोशिश करेंगे। क्योंकि देखिए पूजा जी, एक अकेले हाथ से काम नहीं होगा, जब सब हाथ एक साथ आएंगे। और आज क्योंकि अगर आपका FM रेडियो हमारे साथ जुड़ा है, हमारे किसान भाई हमसे जुड़े हैं, हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिक हमसे जुड़े हैं, तो हम इस पूरी तरह से हमें आशा है कि आने वाला जो एक साल है ये बहुत ही फ्रूटफुल रहेगा और हम अपने किसान भाइयों को और बेहतर अच्छी जानकारी समय से दे पाएंगे, समय से और बिल्कुल सही सटीक जानकारी समय से दे पाएंगे। बिल्कुल, बहुत अच्छा सर आपने कहा। और जैसा कि सर आपने बताया, हम लोग फील्ड में भी, हम किसान भाइयों तक भी जाएंगे, हम उनसे बातचीत करेंगे, हम उनसे समझेंगे, उनकी परेशानियां भी समझेंगे, उनसे भी खेती किस तरह से वो अपने तजुर्बे के साथ करते हैं वो भी हम जानेंगे और समझेंगे। देखिए, समय वही है आज की डेट में, हमारे किसान भाई, उनके पास आधी अधूरी अलग अलग जगह इंफॉर्मेशन है। कुछ किसान जो लंबे समय से, जो हमारे बुजुर्ग किसान हैं, वो काफी समय से खेती कर रहे हैं, तो उनके पास जो खेती अनुभव है वो हो सकता है कि हमारे जो युवा वैज्ञानिक हैं शायद उनके पास वो प्रैक्टिकल नॉलेज ना हो, लेकिन उनके पास थ्योरेटिकल नॉलेज है। दुनिया में बाकी देशों में कहाँ क्या हो रहा है,
कौन रिसर्च इंस्टीट्यूट क्या नई इजाद कर रहा है, खोज कर रहा है, किस समस्या का समाधान किन्होंने कैसे निकाला है, वो जानकारी हमारे पास है, वो जानकारी आपके विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों के पास है। और अगर ये जानकारी और किसान के अनुभव को हम साझा कर लेंगे, तो मेरे ख्याल से फिर हम चमत्कार कर सकते हैं। बिल्कुल। जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी जो उम्मीद लगा रहे हैं कि किसानों की आय को दुगना करेंगे और किसानों को और खुशहाल बनाएंगे, तो शायद इस जो पहल है, इसमें हम एक महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। बहुत सही कहा आपने। और सर, भारत हमारा कृषि प्रधान देश ही जी। है, लेकिन अब इसके साथ समय के चलते चलते आगे बढ़े तो अगर विज्ञान और टेक्नोलॉजी ये भी जुड़ जाए तो भाई कहने ही क्या, बिल्कुल सोने पे सही, सुहागा बिल्कुल होगा। सही। और इसके चलते ही हम आगे ये बात करना चाहेंगे सर, जैसे कि आपने बताया कि हमारे किसान भाइयों के पास जानकारी तो है, लेकिन किसी के पास अधूरी जानकारी है, किसी की जानकारी को लोग अब पुराना मानते हैं, अपडेटेड नहीं मानते हैं। तो ऐसी मार्केट में बहुत सारी भ्रांतियां भी हैं सर। अगर हम भ्रांतियों की बात करें तो कृषि को लेकर और फर्टिलाइजर्स को भी लेकर कि इसका किस तरह से इस्तेमाल हो, ये सही है या नहीं, ये तो भाई केमिकल्स हैं, इसको लेकर समाज में बहुत सी भ्रांतियां हैं हमारे किसान भाइयों के जी। बीच। इन पर हम जानना चाहेंगे किस किस तरह की भ्रांतियां हैं जो आप लोग फेस करते हैं और उनका सही जवाब क्या है। बहुत बहुत बढ़िया सवाल है। और ये हमारा जब कभी भी किसी किसान भाई से मुलाकात होती है, हमारे सहयोगी की, या मैं खुद अगर किसी किसान भाई से बात करता हूँ, तो हर बार उस डिस्कशन में कहीं ना कहीं कुछ ऐसे सवाल जरूर आ जाते हैं जिनको जिनको सुन के ऐसा लगता है कि अभी भी बहुत जगह नॉलेज गैप बहुत बड़े हैं। बिल्कुल। उदाहरण के तौर पे आप ये देख लीजिए कि क्या होता है कि हमारे देश में, क्योंकि फर्टिलाइजर सब्सिडी उनके ऊपर, बल्क फर्टिलाइजर के ऊपर सब्सिडी है, किसान को अगर सरकार ने जो सुविधा दे रखी है उसकी वजह से उसको रियायती दरों पर फर्टिलाइजर उपलब्ध हो जाता है, लेकिन उसको ये नहीं पता कि उसको कितनी डोज में, कितनी मात्रा में, किस समय, किस क्रॉप पे कब कब देना है। और उसका खामियाजा किस क्रॉप पे देना है। और उसका खामियाजा ये होता है कि उसको प्रोडक्ट उपलब्ध हुआ, लेकिन उसको सही जानकारी नहीं है। उसने लागत लगाई, खर्चा किया, मेहनत करी और उम्मीद लगाई कि उससे कुछ मिलेगा, फल मिलेगा, लेकिन उसका आउटकम क्या निकला? उसका परिणाम ये निकला कि अगर उसने सही समय पे नहीं डाला तो एक तो उसकी लागत बर्बाद गई, पूरा जो उसको फल मिल सकता था वो नहीं मिल पाया। दूसरा, जरूरी नहीं है कि उस फसल के लिए उस समय वो पोषक तत्वों की जरूरत भी थी, और अगर उनकी जरूरत नहीं थी, पौधे की कैपेसिटी है, पौधा उतना ही लेगा, बाकी वो लेगा नहीं, तो बाकी वो पोषक तत्व क्या रहेंगे? वो मिट्टी में रहेंगे, वातावरण में रहेंगे, और वो पोषक तत्व मिट्टी से होकर या तो रन ऑफ होके, या तो जो वाटर बॉडीज हैं जहां पानी जहां संचित होता है वहां पहुंचेंगे, या ग्राउंड वाटर में पहुंच के जो हमारा ग्राउंड वाटर है उसे कंटामिनेट करेंगे। या सबसे बड़ी चीज जिसमें हमारा जो मुख्य एक विषय भी रहेगा इन कार्यक्रम के दौरान, मिट्टी का स्वास्थ्य, सॉइल हेल्थ जिसकी हम बात करते हैं, सॉइल हेल्थ को प्रभावित करेंगे। क्योंकि जैसे हमारे लिए है, इंसानों के लिए या बाकी जीवों के लिए हम खाना खाते हैं, लेकिन अगर हम अपने खाने में जिन कुछ चीजों को हम पोषक मानते हैं या अच्छी मानते हैं, उदाहरण के लिए आप नमक ले लीजिए या देसी घी का ले लीजिए या चीनी ले लीजिए जिन चीजों को हम कहते हैं कि ये तो अच्छी हैं, फायदेमंद है, लेकिन अगर इसकी हम अति कर दें, इसकी जरूरत से ज्यादा इसको खाना शुरू कर दें, तो क्या होगा? हमारे शरीर को नुकसान करेगा। वैसे ही पौधों के साथ भी है और वही चीज मिट्टी के साथ भी है। अगर जरूरत से ज्यादा कोई चीज आ रही है तो मिट्टी का बैलेंस बिगड़ेगा। मिट्टी का बैलेंस अगर बिगड़ेगा तो मिट्टी के अंदर जो जीव हैं उनके ऊपर, उनके जीवन पे भी प्रभाव पड़ेगा। साथ ही साथ जिस पौधे के लिए आपने उन पोषक तत्वों को या उन फर्टिलाइजर को खरीद के डाला है, उसकी जरूरत की अगर नहीं है तो वो उसे मिलने नहीं, तो आपकी लागत गई, आपकी मिट्टी भविष्य के लिए आपने खराब करी, और आपकी मिट्टी में जो रहने वाले सूक्ष्म जीवी या आपके मित्र कीट या आपके ऐसे मित्र जीवाणु हैं, उनकी जनसंख्या, उनकी संख्या को भी आपने प्रभावित किया। और वही मिट्टी और से होता हुआ पानी के जरिए वो जो तत्व हैं, अगर वो इस तरीके के हैं जो लंबे समय तक मिट्टी में रह सकते हैं, पानी में रह सकते हैं, तो उसे दूषित करेंगे, और हमारे लिए जो अवेलेबल अच्छी क्वालिटी का पानी है वो भी कम होगा। और आप कई जगह उदाहरण देख सकते हैं। आप अगर पंजाब का उदाहरण देखें, पंजाब में लोगों ने ग्राउंड वाटर डिगिंग करी, बहुत ज्यादा करी, क्योंकि वो उनको एक ही तरीका पता था कि पानी आप बढ़िया सिंचाई करेंगे, ज्यादा पानी देंगे, क्योंकि वहाँ मिट्टी, खेत रेतीले हैं थोड़े, तो फसल बेहतर होगी। लेकिन परिणाम क्या हुआ? बहुत ज्यादा ग्राउंड वाटर डिगिंग करने से साल्ट ऊपर आए, और अब मिट्टी वहाँ की खराब हो रही है। अब किसान जो है उन्हें ज्यादा लागत लगानी पड़ रही है, उन्हें अपने खेत की मिट्टी सुधारने के लिए ज्यादा खर्चा करना पड़ रहा है,
मतलब जबकि पंजाब में तो बहुत अच्छी कृषि जी। हुआ करती थी। सेम उदाहरण आप हिंदुस्तान में कहीं भी चले जाएं, अधिकतर जगह जहां पर किसान के पास अनुभव तो है, लेकिन उसके पास नई जानकारी नहीं है, सटीक जानकारी नहीं है, वहां पे इस तरीके की गलतियां हमारे किसान भाइयों से हो रही हैं, अनजाने में हो रही हैं। और इसका सबसे बड़ा खामियाजा ये हमारी आने वाली जनरेशन को मिलेगा। और यही भ्रांति बन जाती है कि यही भ्रांति हमने बन जो जाती है। चीज को इस्तेमाल किया, जिस वस्तु को हम इसमें डाल रहे हैं, जी। वो ही खराब है। हम ये नहीं समझते हैं कि गलती कहीं ना कहीं हमारी रही। जी। ऐसे ही एक भ्रांति की बात करते हैं, जैसे आप किसानों को पता है ये चीज़, जो हमारे अनुभवी किसान सुन रहे होंगे वो जानते होंगे कि पोटाश का प्रयोग करते हैं तो उससे फसल को फ़ायदा होता है। लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए कि जिस प्रोडक्ट को आप यूज़ कर रहे हैं उसके सोर्स क्या हैं? उसे बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल यूज़ हुआ है वो क्या है? वो कई किन बार चीजों से बना है, बिल्कुल सही है, या किस प्रोसेस से बना है? प्रोसेस, किस प्रोसेस से तरीके बना से है? जिससे बना। क्योंकि किस तरीके से बना है? क्योंकि अगर आप ऐसा उत्पाद ले रहे हैं जिसमें आपके ज़रूरत का तत्व तो है, लेकिन उसके साथ कुछ ऐसी चीजें भी हैं जो आपकी मिट्टी को खराब करेंगी या पौधे के ऊपर दुष्प्रभाव पड़ेंगी, तो वो पोषक तत्वों का वो जिसमें सम्मिलित है ऐसा उत्पाद डालने के बाद आपको वो पोषक तत्व की आपने जरूरत तो पूरी करी, लेकिन आपने जो उसके साथ में जो अवांछित जो और चीजें चली आ रही हैं, जो इम्प्योरिटीज चली आ रही हैं, ये जो कंटामिनेशन है, वो आपकी मिट्टी को खराब करेगा, पानी को खराब करेगा, और हो सकता है कई केसेस में वो पौधों के ऊपर भी दुष्प्रभाव करता है। जैसे पोटाश के कई सोर्स हैं जो आमतौर पे हम इस्तेमाल करते हैं, उनके सैलिनिटी इंडेक्स उनके ज्यादा होते हैं, मतलब उनमें क्लोराइड बेस अगर वो है तो मिट्टी में जाके वो क्लोराइड बढ़ाएंगे, मतलब सैलिनिटी बढ़ाएंगे। हाँ। और अगर वो आपका क्लोराइड इंडेक्स बढ़ता है, उस प्रोडक्ट का ज्यादा है, अगर वो बढ़ता है तो उसके आगे चल के फिर फसल के ऊपर और निगेटिव दुष्प्रभाव पड़ेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो किसान को ये जानकारी मिले, इसके लिए हमने कोशिश किया है, प्रयास किया आपके साथ मिलके, बिल्कुल, कि सही जानकारी को सही समय पे सटीक ढंग से हम दे सकें। अनुपात क्या रहता है, किस तरह से रहता है, इसके बारे में हम आगे के कार्यक्रम में एक्सपर्ट के साथ जरूर बात करेंगे। सर, ये तो आपने जो मिथ बताए, ये जो भ्रांतियां आपने बताई, ये तो बिल्कुल ऐसी हो गई। हमारे क्षेत्र में आलू का उत्पादन बहुत ज्यादा है और मट्ठे के आलू यहाँ की बहुत बढ़िया डिश है। तो अगर उस मट्ठे के आलू में नमक और धनिया पाउडर के अलावा आपने सारे मसाले डाल दिए या सारी सब्जी डाल दी तो वो बिल्कुल खराब हो जाती है। बिल्कुल सही है। तो उतना ही क्वांटिटी और सही जानकारी, सटीक जानकारी होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल सही। अगला सवाल सर, हम बात कर रहे हैं अभी भ्रांति के बारे में, तो सर अब इसमें ये भी मैं आपसे जानना चाहूंगी, क्या ये जो फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल है ये हमारे वातावरण को दूषित करता है या नहीं करता? कई किसान भाई, उनके परिवार के लोग, उनका जो आसपास का वातावरण है वो उसी आबो हवा में रहते हैं, उसी फल सब्जी को खाते हैं, तो ये जरूर एक चिंता का विषय है। तो यारा फर्टिलाइजर्स के जो फर्टिलाइजर हैं, क्या वो हमारे वातावरण को स्वच्छ रखते हैं या दूषित करते हैं? बहुत अच्छा सवाल है, और वाकई ये एक ऐसी चीज है, ऐसा विषय है जिस पे हमारे किसान भाइयों को, और मैं कह रहा हूँ खाली किसान भाई ही नहीं, जो कोई भी, क्योंकि डायरेक्टली इनडायरेक्टली भारत क्योंकि एक कृषि प्रधान देश है, हम सभी लोग खेती से जुड़े हुए हैं। और आज न्यूज़ में देखें, कई बार मीडिया भी कई चीज़ों को जब उसको एक्सप्लेन करती है या पब्लिश करती है, तो उनके पास भी जरूरी नहीं है कि हर एक के पास पूरी जानकारी हो। बिल्कुल। तो उससे इस तरीके की भ्रांतियां और बढ़ जाती हैं। आपका सवाल जो था वातावरण के ऊपर प्रभाव को लेकर फर्टिलाइजर से, और दूसरा आपका जो उसका पार्ट था कि यारा के फर्टिलाइजर क्या इसमें दुष्प्रभाव करते हैं, तो मैं इनको दो भाग में जवाब देना चाहूंगा। पहला, जो ये भ्रांति है कि क्या फर्टिलाइजर वातावरण को प्रभावित करते हैं, तो देखिए कोई भी चीज जरूरत से ज्यादा अगर इस्तेमाल हो रही है, कहीं पर भी हो रही है, तो उसका कहीं ना कहीं कुछ दुष्प्रभाव होगा। अति हर चीज की बुरी है। अति सर्वत्र वर्जिते हमारे पुरखों ने भी बताया है, तो वो उसका होगा। लेकिन अगर यारा के फर्टिलाइजर्स की बात करें, यारा के फर्टिलाइजर जिन पेटेंटेड टेक्निक के द्वारा बनते हैं, उन तकनीकों में यारा इसमें, क्योंकि अगर हम वातावरण की बात कर रहे हैं तो वातावरण के लिए ये जानना सबसे ज़्यादा जरूरी है, जो आजकल हमारे मीडिया पर्सन जो लोग हैं वो ज़्यादा इसमें रुचि रखते हैं और ज़्यादा इस पर टिप्पणियां करते हैं, कार्बन एमिशन या ग्रीन हाउस गैस एमिशन। ये एक, अभी अगर हम अपने किसान भाइयों से बात करें तो शायद
अधिकतर किसान भाई इस चीज़ को समझ ना पाएँ या इसको समझें कि ये बहुत आगे की बातें हम कर रहे हैं। लेकिन ये आज की ज़रूरत है इस चीज़ को समझना। ग्रीन हाउस गैसेस ये जो जिसको जो पर्यावरण को सबसे ज़्यादा दूषित करती हैं, हम कोई भी चीज़, कोई भी प्रोसेस करते हैं, कोई भी इंडस्ट्री काम कर रही है, कहीं पर भी आग जल रही है या हीटिंग हो रही है, कुछ भी हो रहा है तो ग्रीन हाउस गैसेस का इस्तेमाल हो रहा है। कहीं पर भी हम फॉसिल फ्यूल, जो हम पेट्रोलियम फ्यूल जिसका इस्तेमाल करते हैं, अगर हम इस तरीके के चीज़ें कहीं भी जला रहे हैं तो ग्रीन हाउस गैसेस एमिट होती है, निकलती है। बिल्कुल सही बात है ना? तो यारा के जितने प्रोडक्ट्स हैं, हमारे जो एक उत्पाद में एक उदाहरण आपको एक अपने एक उत्पाद से दूंगा, यारा लीवानित्राबोर की अगर हम बात करते हैं या यारा अच्छा। मिला कॉम्प्लेक्स, इनको बनाने के लिए जो प्रोसेस इस्तेमाल होते हैं, यूरोप में जिस जगह पे इनका प्रोडक्शन होता है, आपको मालूम है यूरोप में वैसे भी रूल्स काफ़ी स्ट्रिक्ट हैं। अगर हम वहाँ की और कंपनियों से भी इन उत्पाद को कंपेयर करें, तुलना करें, तो इनके साथ एसोसिएटेड जो कार्बन फुटप्रिंट्स हैं, मतलब इसके जो ग्रीन हाउस गैस एमिशन हो रहा है, यानी जो ग्रीन जो नुकसान करने वाली गैसें जो निकल जो रही हैं, पर्यावरण को सीधे नुकसान पहुंचा सकती हैं, वो करीब 75% तक कम है, वो अच्छा। स्पेसिफिक प्रोसेस की वजह से। क्या बात है। और दूसरा, अगर इन उत्पादों को जब आप लेके आते हैं इनके ट्रांसपोर्टेशन तक के लिए, क्योंकि अभी तो हम सिर्फ उत्पादन वाली बात कर रहे हैं, जब आप प्रदूषण की बात करेंगे तो उसमें आपको सारी कड़ियां देखनी पड़ेंगी कि किस तरीके का रॉ मटेरियल यूज हुआ, क्योंकि अलग अलग रॉ मटेरियल से अलग अलग लेवल का नुकसान होगा या अलग अलग लेवल का ग्रीन हाउस गैस एमिशन होगा या एसोसिएटेड कार्बन फुटप्रिंट्स अलग अलग होंगे। उसके बाद उनका मैन्युफैक्चरिंग, उसके बाद उनके ट्रांसपोर्टेशन, क्योंकि एक देश में बन रहे हैं, एक जगह बन रहे हैं, उसके बाद उनको किसान तक आने के लिए बहुत लंबा सफर करना पड़ेगा। तो इन सब चीजों में हर स्टेप पे कहीं ना कहीं उनकी हैंडलिंग, ट्रांसपोर्टेशन, शिपिंग, हर जगह हम फॉसिल फ्यूल का इस्तेमाल करते हैं। तो मतलब अगर आप पूरे उसको टोटलिटी में देखें, तो इसके साथ में सिर्फ उत्पाद के साथ जो ग्रीन हाउस है वो नहीं है, उसके बाद के चरणों में भी कहाँ कहाँ कितना और हम पर्यावरण को प्रभावित कर रहे हैं, वो सारी चीजें भी जुड़ी रहेंगी। यारा के उत्पादों के साथ ये एक बहुत बड़ी विशेषता है कि यारा के उत्पाद उनके साथ एसोसिएटेड ग्रीन हाउस एमिशन या एसोसिएटेड कार्बन फुटप्रिंट जिनकी हम बात करते हैं वैज्ञानिक भाषा में, वो बहुत कम है। और दूसरा, यारा ग्लोबल गैप एक सर्टिफिकेशन एजेंसी है, उसका मेंबर है, जो गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस के लिए ऑडिट करके कंपनीज को सर्टिफाई करते हैं। बहुत अच्छा। तो उसकी वजह से ये पूरी तरह प्रमाणित भी हो जाता है और ये रिसर्च के हमारे जो डेटा हैं ये उनमें भी साबित हुआ है। तो यानी यारा फर्टिलाइजर्स गुणवत्ता पर बहुत बहुत ध्यान देते हैं और ये बिल्कुल भी नुकसानदायक नहीं है हमारे पर्यावरण के लिए। आप ऐसे कह सकते हैं कि यारा के जो फर्टिलाइजर हैं वो फ्यूचरिस्टिक या भविष्य के लिए तैयार हैं। क्या बात है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। भविष्य के लिए तैयार हैं, जहां हम ये उम्मीद लगा रहे हैं कि शायद आने वाले समय पर एटमॉस्फेयर यानी वातावरण इतना अच्छा ना रहे, लेकिन यारा के फर्टिलाइजर्स अगर हमने इस्तेमाल किए तो शायद हमारी क्रॉप्स यानी हमारी कृषि बहुत अच्छी रहने वाली है, हमारे बच्चे भी सेहतमंद रहने वाले हैं। बच्चों की सेहत की जब बात करी है सर, तो मैं अब ये जानना चाहूंगी कि मैंने कहीं पढ़ा है कि यारा फर्टिलाइजर्स माल न्यूट्रिशन को कम करने में सहयोग करता है। जी, बिल्कुल सही है। माल न्यूट्रिशन यानी कि कुपोषण को कम करने में यारा फर्टिलाइजर्स का सहयोग है। फर्टिलाइजर्स और कुपोषण यानी पोषण की बातें हो रही है, इनका क्या संबंध है सर आपस में? आप ये बताइए, जो भी कुपोषित लोग हैं जहाँ कहीं भी हिंदुस्तान में या हिंदुस्तान के बाहर, कभी आपने ये जानने की कोशिश की है कि इनके कुपोषण की वजह क्या है? खाना नहीं मिलना, बेसिक चीज अच्छा है। और सेहतमंद खाना नहीं अगर मिलना। कुपोषण वही है कि जो खाना उनको मिलता है वो खाना अगर वो उसमें प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं है, सेहतमंद नहीं है, तो वो सेहतमंद बच्चे नहीं होंगे। बिल्कुल। या इससे एक कदम पहले, जिस वक्त वो महिलाएं माँ बनी हैं, उस वक्त अगर उनको प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है, हाँ, तो उनके बच्चे कुपोषित होंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और ये भोजन कहाँ से आएगा? भोजन हमारे अन्नदाता, हमारे किसान ही पैदा करते हैं। और किसान की मिट्टी, अगर किसान की मिट्टी पूरी तरह से स्वस्थ नहीं है, उसमें पूरी तरह पोषण नहीं है, तो वो पोषण जो उसका उत्पाद बन रहा है उस उत्पाद में कहाँ से आएगा?
तो अब ये देखिए कि पहले जो फसलें हुआ करती थी, उनके उत्पादन आज के उत्पादन कई फसलों में दुगने से भी ज़्यादा कुछ फसलों में हैं। हमारे पास हाई यील्डिंग वैरायटियाँ आ गई हैं, तकनीक आ गई है, लेकिन वो तकनीक आने के बाद हम लगातार खेत से प्रोड्यूस जब लेके जाते हैं, बाहर निकालते हैं, उसके साथ में वो न्यूट्रिएंट जो पोषक तत्व मिट्टी में थे, वो पोषक तत्व भी उस फसल के उत्पाद के साथ खेत से बाहर आ गए। और अगर हम ज्यादा उत्पादन वाली फसलें ले रहे हैं, इसका मतलब ज्यादा उत्पाद खेत से बाहर निकल रहे हैं। बिल्कुल। और ज्यादा उत्पाद के निकल रहे हैं, और खासकर आजकल हम क्रॉप इंटेंसिफाई कर रहे हैं, मतलब हम एक फसल के बाद दूसरी फसल में पहले जो गैप किसान देता था, बीच में कोई ग्रीन मैन्योरिंग या हरी खाद की फसल लगा देता था, ढैंचा बो देता था, उसके बाद उसे पलटता था, फिर दूसरी फसल लगाता था, वो सारी चीजें आजकल नहीं हो रही हैं। आजकल समय नहीं है, आजकल किसान चाहता है कि बस ये फसल काटो, अगली लगाओ, और जितने जल्दी, और वैरायटियां उसके अनुकूल उनको विकसित होकर वैज्ञानिक दे रहे हैं। तो जब आपके पास एक ही तरीके के पोषक तत्व लेने वाली फसलें बार बार लगाएंगे, तो एक ही तरीके के न्यूट्रिएंट जो उनकी जरूरत है वो ज्यादा मात्रा में बार बार निकल जाएंगे। अगर आप उनको ऊपर से नहीं दे रहे हैं तो निगेटिव बैलेंस आएगा, और मिट्टी में अगर उन पोषक तत्वों की कमी होगी तो उससे जो फसल पैदा होगी, उस फसल से जो खाने के भोज्य पदार्थ बनेंगे, उनको जो भी इंसान, जीव या जानवर खाएंगे, उनके अंदर वो पोषण नहीं होगा। चाहे वो कोई जानवर खा रहा हो, चाहे लाइव स्टॉक की बात कर रहे हैं, उनके चारे की फसलें हैं, वो चारा जानवर खाएंगे। अगर उस मिट्टी में समुचित पोषण नहीं है तो उससे जो चारा पैदा हो रहा है, उस चारे को खाने वाले जानवर को भी पूरे पोषण नहीं मिलेंगे। और उस जानवर से, चाहे उसके डेयरी प्रोडक्ट हो या मांस के रूप में उसका जो सेवन करेंगे, उनको वो पोषक तत्व तो नहीं मिलेंगे, क्योंकि वो जिसको वो खा रहे हैं या जिसका उत्पाद वो खा रहे हैं वो कुपोषित है। तो ये क्रम चलता रहता है, और इसकी वजह से भारत में कुपोषण, भारत या ये तो आजकल विश्व की समस्या है, भारत में कुछ ज्यादा है। और एक डेटा मैं कुछ दिन पहले देख रहा था, दुनिया के अगर 10 कुपोषित बच्चों को अगर आप लेते हैं तो 10 में से 3 से 4 हिंदुस्तान के, करीब 40% हिंदुस्तान के लोग, उनमें जिंक की डेफिशिएंसी है। और जिंक की महत्व क्या है, ये अभी जब कोविड आया था, कोविड के दौरान लोगों ने समझी थी, हम सब ने जिंक की गोलियां खानी शुरू की थी, क्योंकि जिंक इम्यूनिटी बढ़िया इंप्रूव करता है। और अगर उस एक तत्व की मैं उदाहरण दे रहा हूं, उसके लिए अगर 40% लोग हमारे कुपोषित हैं या उनमें कमी है, तो आप समझ सकते हैं। यारा का आपका जो सवाल था कि यारा किस तरह कुपोषण में सहयोग कर रहा है, हमारे जिंक बेस्ड कुछ एडवांस प्रोडक्ट्स हैं, जिसमें एक यारा वीटा जिंट्रैक, यारा वीटा प्रोकोट जिंक, जिसको यूरिया के साथ या बाकी उर्वरकों के साथ लेपित करके लगा सकते हैं प्रोकोट को, या जिंक जो जिंट्रैक है जिसका फोलियर एप्लीकेशन कर सकते हैं। इनका इस्तेमाल करने से खेत में जो फसलें हैं उनमें से जिंक की कमी दूर होती है, और जिंक की कमी अगर दूर होगी तो वही जो क्रम मैं आपको बता रहा था भोजन का, वो भोजन की श्रृंखला में जब जिंक ज्यादा आएगा तो जिंक से पैदा हुए उत्पाद को खाने वाले लोग जो है वो उनमें कम कुपोषण होगा। तो इस तरह यारा आने वाले भविष्य के बच्चों के लिए कुछ योगदान कर रहा है, या इसमें कार्य कुछ नहीं सर, बहुत योगदान कर रहा है। वही मैं सोचूं कि हम फर्टिलाइजर्स की बात कर रहे हैं, लेकिन हम बच्चों के यानी अपने आने वाले भविष्य की भी बात कर रहे हैं। कुपोषण से भी बचाता है। जिंक की सर बात कर रहे हैं, जिंक वो हमारा मिनरल है जो हमें हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। बहुत अच्छी जानकारी आपने दी सर, लेकिन एक ऑर्गेनिक फार्मिंग भी आजकल बहुत ज्यादा प्रचलित है, तो सर इससे रिलेटेड कुछ हमें जानकारी दीजिए, और कुछ भ्रांतियां भी इससे जुड़ी हुई हैं सर। जी, मैं फिर उसी चीज पे आऊंगा जो पहले मैं बोल रहा था कि यहाँ पर भी हमारे किसान भाइयों के पास थोड़ा सा अधूरी जानकारी कई बार होती है, और कई बार आपने हिंदुस्तान में देखा होगा, हिंदुस्तान क्या, ये मैं तो इसे बीमारी कहूंगा, ये बीमारी दुनिया भर में है। कई बार कुछ लोग हमारे जिनके पास पावर होती है खबरों को सारी दुनिया तक पहुंचाने में, उनके पास अगर प्रॉपर जानकारी पूरी नहीं है, अधूरी जानकारी है, तो वो जिस ढंग से उसको प्रस्तुत करते हैं उससे बाकी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। आपका सवाल था ऑर्गेनिक फार्मिंग को लेके, तो ऑर्गेनिक फार्मिंग बुरी नहीं है, ऑर्गेनिक फार्मिंग वाकई अच्छी है, और ऑर्गेनिक फार्मिंग से अगर उससे प्रोड्यूस पैदा हो रहा है तो वो वाकई, अगर वो वाकई ऑर्गेनिक प्रोड्यूस पैदा किया है तो वो वाकई उसका फायदा ही मिलेगा। ठीक है। लेकिन एक छोटा सा एक डेटा है,
जो आप गूगल कर सकते हैं, देख सकते हैं। अगर ये फर्टिलाइज़र नहीं आए होते, तो जानते हैं अभी तक 1 अरब हेक्टेयर जंगल या वर्जिन सॉइल्स को साफ करके खेती करने की शुरुआत कर दी गई होती। मतलब इतना ज़मीन अगर आप साफ करके खेती शुरू करते, इतनी और बढ़ाते, तब जाके जो आज की जनसंख्या है उसको भोजन दे पाते। तो जितने हमारे जनसंख्या हम बढ़ाते जा रहे हैं, क्योंकि उस पे तो कोई कंट्रोल है नहीं अभी भी, बहुत सरकारें बहुत मेहनत कर रही हैं, लेकिन फिर भी जिस दर से ये बढ़ रही है, उस दर से उनको भोजन देने के लिए अगर हम सिर्फ ऑर्गेनिक के ऊपर डिपेंड करेंगे तो शायद हम उतनी उत्पादकता नहीं ला पाएंगे। आपका ये जो सवाल है, इसके लिए हमारे पास कुछ डेटा हैं। हमारे जो रिसर्च स्टेशंस हैं वहाँ पर एक करीब 65 साल से एक ट्रायल चल रहा है, लॉन्ग टर्म ट्रायल चल रहा है। और उस ट्रायल में हम लोगों ने जो ट्रीटमेंट लगा रखे हैं उनमें कुछ प्लॉट ऐसे हैं जिसमें कुछ भी नहीं डालते हैं, कंट्रोल है, कोई फर्टिलाइजर नहीं डालते हैं। कुछ ऐसे हैं जिसमें सिर्फ ऑर्गेनिक होता है, उसमें किसी तरीके का कोई केमिकल या मिनरल फर्टिलाइजर नहीं इस्तेमाल होता। कुछ ऐसे हैं जिसमें सिर्फ मिनरल होता है, उसमें किसी तरीके का आपका FYM या कुछ इस्तेमाल नहीं करते। अच्छा। और कुछ प्लॉट ऐसे हैं जिसमें हम इंटीग्रेटेड अप्रोच करते हैं, मतलब बैलेंस फॉर्म में मिनरल न्यूट्रिशन भी ज़्यादा है, बैलेंस फॉर्म में आपका FYM या गोबर की खाद या इस तरीके की चीज़ें भी जा रही हैं। इनके अगर आप डेटा देखेंगे और इनके हर साल के जो उत्पादन के डेटा देखेंगे, तो वो फोटो देख के उसके जो एरियल व्यू हैं, जो ड्रोन फोटोग्राफ्स हैं, आप उन प्लॉट्स के देखेंगे तो आप चौंक जाएंगे, हैरान हो जाएंगे। जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपके सिर्फ पशुधन आधारित खाद्यों का इस्तेमाल हो रहा था, वहाँ पे खेत में बहुत ज्यादा कुछ नहीं हो रहा है। उसकी वजह क्या है? इसमें ये पूरी एक इकोसिस्टम चलता है मिट्टी में भी। अच्छा। मिट्टी में भी ऐसा नहीं है कि खाली आपने अभी जो डाला वो अभी के लिए काम करेगा, वो पौधे ने तुरंत लिया उसके बाद भूल जाएगा, वो मिट्टी में रहेगा। और मिट्टी के अंदर भी सॉइल हेल्थ, बाकी चीजों के ऊपर भी उनके प्रभाव पड़ते हैं, क्योंकि वो चीजें जो भी आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो मिट्टी में रहती हैं। हमारी मिट्टी एक लिविंग सिस्टम है, क्योंकि उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, उसमें बहुत से सूक्ष्म कीट, सूक्ष्म जीवाणु इस तरीके के हैं जो उसको एक्टिव बनाए रखते हैं, लिविंग बनाए रखते हैं, जीवित बनाए रखते हैं। और अगर वो जीवित है और अगर वो एक्टिव है और अगर उसमें उस तरीके के जीव ज्यादा हैं जो नुकसान नहीं पहुंचाते मिट्टी को और पौधों को, तो वो उसको हम कहते हैं कि इसकी सॉइल हेल्थ अच्छी है, इसका स्वास्थ्य अच्छा है। तो सॉइल हेल्थ पे हमने जब 2-3 पैरामीटर पे जब इन एक्सपेरिमेंट में ट्राई किया, ऑब्जर्वेशन ली, तो हमने उत्पादन में तो फर्क, एक बहुत बड़ा फर्क देखा। जहां पे हमने इंटीग्रेटेड अप्रोच की थी वहां पे बहुत बढ़िया उत्पादन था, और कंसिस्टेंट उत्पादन बढ़ रहा था। अच्छा। बढ़ा हुआ था लेकिन वो कंसिस्टेंसी थी। और जहां पर हम सिर्फ डिपेंडेंट है पशुधन आधारित पे, वहां पे ठीक है, वहां पे उत्पादन कंट्रोल से तो बहुत अच्छा था। कंट्रोल में तो नहीं आप कुछ उम्मीद कर सकते ज्यादा, लेकिन अगर आप कंपेयर करेंगे खाली मिनरल से या कंपेयर करेंगे मिनरल और जिसके साथ में हमने इंटीग्रेट कर दिया FYM को, उसके साथ में, तो वो बहुत बड़ा फर्क है। अच्छा। और ये तो हो गया उत्पादन पे। दूसरी चीज जो लंबे समय के लिए है, मिट्टी की हेल्थ, उससे रिलेटेड पैरामीटर जो होते हैं, जैसे आपका हम ये देखते हैं कि उसमें पॉपुलेशन, जो आपकी माइक्रोबियल पॉपुलेशन है, माइक्रोब्स की पॉपुलेशन है, वो कितनी है, या इसको नापने के अलग अलग तरीके हैं। साथ में हम ऑर्गेनिक कार्बन की बात करते हैं, ऑर्गेनिक मैटर कंटेंट की बात करते हैं। जब इनको भी देखा गया तो जिसमें हमने इंटीग्रेटेड अप्रोच की है उसमें ये परिणाम बहुत बढ़िया निकले एज कंपेयर टू सोलो या सोल ऑर्गेनिक फार्मिंग। मैं फिर बोलूंगा, ऑर्गेनिक फार्मिंग अच्छी है, लेकिन क्या हम उससे इतने सारी जनसंख्या के, इतने लोगों का पेट भर सकते हैं? सही बात है। और दूसरा, अगर हमारे पास ऐसे परिणाम हैं जिसमें मिट्टी का स्वास्थ्य अच्छा हो रहा है, यही अगर आप सिर्फ मिनरल पे जाते हैं या ऐसे सोर्स के मिनरल फर्टिलाइजर पे जाते हैं जिनमें जो मिट्टी को दूषित करते हैं, उसके लिए उदाहरण देता हूं आपको। आप MOP या कुछ, जैसे हमारे एक उत्पाद के साथ कंपेयर करते हैं, हमारा एक उत्पाद है यारामिला कॉम्प्लेक्स। इसमें NPK है, साथ में इसमें 6 और पोषक तत्व हैं, इसमें माइक्रोन्यूट्रिएंट भी हैं, ट्रेस एलिमेंट भी हैं। ये पोषक तत्व SOP बेस्ड है, मतलब सल्फेट ऑफ पोटास बेस्ड है। इनका सैलिनिटी इंडेक्स बहुत कम है। जब मिट्टी में इनको डाला जाता है तो क्लोराइड की
प्रॉब्लम नहीं होती। अच्छा। लेकिन बाकी जो प्रोडक्ट चाहे आपके एमओपी हैं या कुछ और प्रोडक्ट और कंपनियां भी काफ़ी उत्पाद लाती हैं, मैं किसी के ऊपर चिन्हित नहीं करना चाहता, लेकिन अगर आप बाकी किसी से भी कंपेयर करेंगे तो उसमें पाएंगे कि वो उत्पाद जितने भी हैं वो क्लोराइड बेस्ड हैं, वो उनके अंदर एमओपी बेस्ड फॉर्मुलेशन है। अगर वो क्लोराइड बेस है तो उनको मिट्टी में डालेंगे तो क्लोराइड की अधिकता हमेशा नुकसान देती है, सैलिनिटी बढ़ेगी। बिल्कुल। और वो मिट्टी अगर आप ज्यादा मात्रा में लंबे समय तक इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसके दुष्प्रभाव लंबे दिखेंगे। तो ये कुछ चीजें हैं जिसमें यारा की कोशिश रहती है कि किसान को सही उत्पाद के साथ सही जानकारी भी दें। इसलिए अगर आप यारा का लोगो देखेंगे तो उसमें नीचे लिखा है नॉलेज ग्रो। बिल्कुल, हम बिल्कुल। खाली उत्पाद बना के बेचने में बिलीव नहीं करते। हाँ। हम ये चाहते हैं कि सही जानकारी भी सही समय पे हमारे किसान भाइयों को मिले। बिल्कुल, बिल्कुल। हम दोहराकर आपको बता दें कि मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स, यारा फर्टिलाइजर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के सौजन्य से हम ये कार्यक्रम आप तक लेकर आए हैं। डॉक्टर राजीव मिश्रा, एग्रोनॉमी हेड जो यारा इंडिया से हैं, आज वो हमारे साथ जुड़े हैं और हमें ये बेहतरीन जानकारियां दे रहे हैं। सर, ज़्यादा समय तो नहीं है हमारे पास अब और बातचीत करने का, लेकिन फिर भी मैं चाहूँगी, एक हमारी अलग से बात हो रही थी, आपने बताया था 4 ऐसे स्टेप्स है, बेहतरीन स्टेप्स, जिससे कि हम अपनी कृषि को सुधार सकते हैं। तो जल्दी से सर हमें वो 4 स्टेप्स बताइए। देखिए, हमेशा जैसे मैंने पहले एक बात बोली थी, अति सर्वत्र वर्जित है। हाँ। उसको ध्यान रखना है। किसी भी चीज की बहुतायत करेंगे तो उसके कई नुकसान होंगे। पहली चीज, आपका पहला सबसे सीधा जो नुकसान हो रहा है वो आपकी लागत बढ़ रही है। आप जितना लगा रहे हैं उसकी जरूरत नहीं थी। दूसरा, उसके दुष्प्रभाव जैसे हमने बात की, तो इसको सही करने के लिए 4R कॉन्सेप्ट को यारा प्रमोट करता है। 4R में हम कहते हैं कि पहली चीज है राइट प्रोडक्ट या राइट न्यूट्रिएंट, मतलब सही उत्पाद जिसकी जरूरत है उसी प्रोडक्ट या उसी न्यूट्रिएंट को आप इस्तेमाल करें। यानी सही उत्पाद का, राइट सही प्रोडक्ट का चयन करना। यस जी। दूसरी चीज है राइट टाइम। समय भी बहुत जरूरी है। बिल्कुल। जिस समय पे जिस चीज की जरूरत नहीं है उसे डालेंगे तो पौधे को जरूरत नहीं है, वो वेस्ट जाएगा। और आपको भूख नहीं लगी और खाना खिला दिया, बिल्कुल सही, वो खाना वेस्ट हो गया। तो दूसरा है राइट टाइम, सही समय जी। तीसरा है सही मात्रा। सही मात्रा का मतलब हो गया कि जिस मात्रा में चाहिए उस मात्रा में ही उसे दिया जाए। बिल्कुल। और चौथा सबसे इंपॉर्टेंट चीज है उसका सोर्स, राइट सोर्स। कि राइट सोर्स भी बहुत जरूरी है कि किस सोर्स से वो प्रोडक्ट आया है। आप कई बार आप ऐसे समझिए, अगर आपको भूख लगी है और मैं आपको 3 कटोरियों में 3 चीजें दूं, एक कटोरी में आपको मैं साबुत गेहूं दूं, एक कटोरी में मैं आपको आटा दूं और एक कटोरी में उस आटे से बनी हुई रोटी दूं, तो अगर आपको भूख लगी है और आपके पास मैं सिर्फ उनमें से एक ऑप्शन दूंगा तब तो आपकी मजबूरी होगी। लेकिन अगर आपको पता है और आप सही चुनाव करना चाहोगे तो आप रोटी चुनोगे, आटा चुनोगे या गेहूं चुनोगे? सर रोटी चुनेंगे। बिल्कुल। और अगर आप आटा खाएंगे या गेहूं खाएंगे तो क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा सर। नहीं होगा। अगर आप आटा खाएंगे पहले दिन तो ठीक है, दूसरे दिन पेट खराब होगा। अच्छा। आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। बिल्कुल। और उससे और आपके जो भूख है, जो कहते हैं तृप्ति मिलती है, वो भी नहीं मिलेगी, मतलब सेटिस्फेक्शन, और जो जिस तरह शरीर को लगना चाहिए वो भी नहीं लगेगा। तीसरे केस में अगर आपको सिर्फ गेहूं खिलाना शुरू करें, पहले दिन से पेट में दर्द हो जाएगा। आप कल की जगह आज डॉक्टर के पास जाएंगे और आप डॉक्टर के ऊपर एक्स्ट्रा खर्च करेंगे। आपने सस्ता तो ले लिया क्योंकि प्रोसेसिंग का पैसा बच गया। हाँ। आटा पिसवाना, उसके बाद रोटी बनाना। हाँ। सस्ता ले लिया आपने, लेकिन उस सस्ते से आपने डॉक्टर को खर्चा दिया और साथ में आपकी भूख भी नहीं मिटी। और हो सकता है अगले कई दिन आपको ऐसी चीजें खाने को डॉक्टर लिख दे कि आपको आगे के लिए भी, भविष्य की भी आपके लिए तकलीफ वाला हुआ। हाँ। तो यही चीज प्रोडक्ट के साथ भी होती है, इसीलिए मैं सोर्स की बात कर रहा हूँ। पहले सही रॉ मटेरियल होना चाहिए, उसकी सही प्रोसेसिंग हुई हो, क्योंकि अगर आप सही प्रोसेस प्रोडक्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं जिसमें उस रेशियो में उतने न्यूट्रिएंट हैं जिस रेशियो में पौधे को चाहिए, क्योंकि यारा जो प्रोडक्ट बनाती है वो इस तरह से कस्टमाइज करके बनाती है कि पौधे की जरूरत के हिसाब से उसको वो तत्व मिले, तो उस प्रोपोर्शन में होती है, क्योंकि वो रेशियो फिक्स करना बहुत जरूरी है। तो उस सही रेशियो की वजह से यारा के उत्पाद आपको, किसान को ज्यादा फायदा देते हैं और साथ ही साथ उनका कोई दुष्प्रभाव नहीं होता, और सबसे बड़ी चीज इनका वेस्टेज नहीं होता।
बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। या तो आज हमारे स्टूडियो में डॉक्टर राजीव मिश्रा जी हमारे साथ हैं, एग्रोनॉमी हेड यारा इंडिया प्राइवेट लिमिटेड से। फर्टिलाइजर की ये कंपनी है, बहुत ही बेहतरीन तरीके से फर्टिलाइजर्स के ऊपर हमने बात करी। ये हमारी एक मुहिम है यारा फर्टिलाइजर्स, और हम मिलकर मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स के निर्देशानुसार ये जानकारियां अब तक लेकर आए हैं, और ये अभी तक सीमित नहीं है, आज तो शुरुआत है। अभी हमें पूरा 1 साल आपको यही जानकारी देनी है, और वो भी सही और सटीक। और ये जानकारी आप तक पहुंचाएंगे हमारे बहुत सारे एक्सपर्ट्स, जिसमें हमारा सहयोग करेंगे यारा फर्टिलाइजर्स। तो सर, आज आप हमारे स्टूडियो में आए, इतनी बेहतरीन अच्छी जानकारियां आपने हमारे किसान भाइयों को दी, हमारे युवाओं को दी, पूरे समाज को दी। तो सर, इसके लिए हम आपका तहे दिल से धन्यवाद करना बहुत चाहेंगे। बहुत धन्यवाद आपका पूजा जी, आपने हमें ये मौका दिया। और क्योंकि ये जॉइंट मुहिम है, अगर ये हम जो काम कर रहे हैं, हमारा मानना ये है कि हम किसी और के लिए नहीं, अपने लिए कर रहे हैं। बिल्कुल क्योंकि अगर सही उत्पाद पैदा हो रहे हैं, सही भोजन, न्यूट्रिशियस भोजन हो रहा है, तो वो हम, हमारे बच्चे, हमारा समाज, हमारे ही लोग खाएंगे। बिल्कुल तो सही हम बात अपने है। लिए कर रहे हैं, और अगर इसी सोच के साथ हमारे बाकी किसान भाई या बाकी श्रोतागण वो भी अगर इस मुहिम में हमसे जुड़ना चाहेंगे, तो मेरे ख्याल से शायद हम मिल के ज़्यादा बेहतर ढंग से और जल्दी इसमें कुछ ज़्यादा प्रभाव ला पाएंगे। बिल्कुल सही कहा आपने सर, और आपसे इतनी अच्छी जानकारियां हमें प्राप्त हो रही हैं कि हम चाहेंगे, आपसे निवेदन भी करेंगे कि आगे भी कभी समय निकाल कर आप बिल्कुल। हमारे रेडियो स्टूडियो आएं और इस कार्यक्रम में जुड़कर और ज्यादा जानकारियां हमारे किसान भाइयों को दें। जो और अगर आप कोई भी और जानकारी चाहते हैं, या आपके भी कोई सुझाव हैं, या कैसा लगा आपको यह हमारा पहला कार्यक्रम, तो आप हमारे इस YouTube पेज पर इस वीडियो को देखते देखते अपने संदेश हम तक पहुंचा सकते हैं, और हमसे संपर्क भी कर सकते हैं। फिलहाल अभी के लिए इजाजत दीजिए, पूजा अब आपसे और बात नहीं कर पाएगी। इस कार्यक्रम को लेकर हम आपके साथ फिर से जुड़ेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार।